हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। किस बुक से? तो घटना चक्र की बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं। घटना चक्र बुक की खासियत ये है कि इसमें कि अच्छा खासे क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में दिए गए हैं, उसी के साथ जो व्याख्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो थ्योरी वाला जो आपकी जो घटना चक्र से अध्ययन सामग्री की बुक है उसको हम लोग कवर ही कर रहे हैं। साथ में हम लोग एमसीक्यू को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी कवर करते चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो होगा आपका सिलेबस क्रमांक नंबर 2, जो कि आपकी सिलेबस में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि 5 प्रश्न और 5 नंबर के पूछे जाने हैं। और इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो जो है वो कवर किए हैं। 3 वीडियो में मान के चलिए जो भारतीय इतिहास का सिलेबस क्रमांक रहा पहला, उसको कवर कर लिए हैं। उसमें से भी 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहां से ज़रूर कवर करें। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल का लिंक है OSK, क्या है? OSK टेलीग्राम। ठीक है, सिंपली जो है सर्च बॉक्स में जाइए टेलीग्राम के और टाइप कीजिए OSK टेलीग्राम, लिंक आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, सिलेबस में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चैप्टर जो है आपका वो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो इस सिलेबस की यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया हुआ है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दैट इज INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पर हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो स्कूल है वो कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। तो याद रखना है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो थी मुंबई में। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ए यू ह्यूम थे। ठीक है, आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अधिकारी ए यू ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था दैट इज इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है यह इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से पहले थी। इस यूनियन ने पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र की विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। जो आज की डेट में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है वह 1884 में जो इसका नाम था, इस नाम से जो स्थापना की गई थी तो वह था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन से नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी यूनियन को हटाकर कांग्रेस कर दिया गया। तो यह किसके सुझाव पर नाम बदला गया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दूसरा क्वेश्चन है कि एलन ऑक्टो ह्यूम दैट इज ए.यू. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का दैट इज इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, उसका गठन किया गया था? तो किस वर्ष में? अभी हम लोग पढ़ कर के आ रहे हैं, वर्ष 1884 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं।
जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं और भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो याद रखना है कि सबसे पहले जो राष्ट्रगान गाया गया था जनगण मन अधिनायक, इसके जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और इसको सबसे पहले कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन रहा कलकत्ता का 1911 में इसको सर्वप्रथम गाया गया था राष्ट्रगान को। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो कब गाया गया था सर्वप्रथम? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता की अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बार बार पूछा जा रहा है, फिर पूछा गया 2015 में। ठीक है, कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो इसको आप रट मारिए बिल्कुल कि सबसे पहले जो गाया गया था वह 1911 ईस्वी में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो याद रखना 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था वहाँ पर इसको सबसे पहले गाया गया था। किसके द्वारा रचित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, 1916 का लखनऊ पैक्ट, लखनऊ जो समझौता है वह महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था, बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वर्ष 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गरम दल एक साथ आए जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 1916 ईस्वी में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में कहाँ पर जो है वो संधि जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक बीच समझौता हुआ था। तो कौन सा समझौता रहा, यानी किस समझौते में बात की गई थी, किस स्थान पर? तो अभी हम लोग पढ़ कर के आ रहे हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था संयुक्त सत्र यानी ज्वाइंट सेशन में दोनों पक्षों के बीच, तो कौन सा पक्ष रहा? तो रहा आपका लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो याद रखना कि लखनऊ पैक्ट 1916 महत्वपूर्ण रहा और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? तो जो है वो AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने किया था और इसमें जो है गरम दल और नरम दल जो है साथ आए थे। ठीक है, इसमें जो अथक प्रयास किया गया था किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया था? महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस की जो अधिवेशन हुए थे वो कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा एक मात्र किया था। कौन सा? वो तो 1924 वाला वेनग्राम वाला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी टू द पॉइंट जो नोट था उसमें कवर कर लिए हैं। आप जो है अगर प्रीवियस जो थ्योरी वाले वीडियो है घटना चक्र की बुक का सामान्य अध्ययन सामग्री का, अगर आपने कवर नहीं किया है तो कवर उसको ज़रूर करें दोस्त, वहीं से सारे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे टू द पॉइंट नोट से। ठीक है, और यहाँ पर MCQ सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है UPSSC एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ठीक है, साथ ही यहीं से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जैसे कि जो व्याख्याएं दे रखी हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं से भी आप काफ़ी लगभग जो है 50% तो इन्हीं से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1924 में गांधी जी ने बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में स्वराजी नेता कांग्रेस की अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे, इस निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो याद रखना है, मिलाने को भी आता है कि 1924 में जो है वो किसने किया था अध्यक्षता कांग्रेस की? तो महात्मा गांधी ने। यही एकमात्र
जो है अधिवेशन रहा कांग्रेस का बेलगांव या बेलगाम वाला, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और ठीक इसकी जो 1925 वाला रहा कानपुर वाला, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, वो भी पूछा जाता है, जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है उसकी अध्यक्षता की गई थी, कानपुर वाला। ठीक है, यहाँ पर बिकरू कांड की नहीं बात की जा रही है। तो ये 1925 में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी कानपुर की। ठीक है, तो कानपुर में जो है यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन रहा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो अभी पढ़ करके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है बार बार एग्ज़ाम में घुमा घुमा कर पूछी जाती हैं कि महात्मा गांधी ने कौन सा पहला अधिवेशन कहाँ किया था, या कितने अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, कहाँ की गई थी, वही चीज़ें बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं ये लोग। तो अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1924 बेलगाम की। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, और 18 में पूछा गया ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में, फिर 2015 में भी पूछा गया था, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये बने थे वर्ष 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 1938, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, और वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेद के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से अपना जो है त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने जो है अध्यक्षता की थी? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कौन सा? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले जो कांग्रेस की मुस्लिम अध्यक्ष रहे किस अधिवेशन में? तो यह मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि कांग्रेस का जो है वो तीसरा अधिवेशन रहा। और इस अधिवेशन को कब किया गया था? तो वर्ष 1887 ईस्वी में, क्योंकि पहला जो है 85 में रहा, दूसरा जो है 86, तो तीसरा जो है वो 87 में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है आपका टॉपिक नंबर, यानी जो सिलेबस क्रमांक आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दूसरा है, उसमें को दूसरा जो टॉपिक है आपका स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से संबंधित यहाँ पर प्रश्न को कवर करेंगे। तो इससे संबंधित आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों को, विशेष रूप से जो है वो कपड़े का जो है उपयोग करेंगे, जो हमारे भारतीय होंगे उन्हीं कपड़ों का उपयोग किया जाएगा। तो यह जो आंदोलन रहा, इस आंदोलन का नाम क्या रहा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। यह आंदोलन वर्ष 1905 ईस्वी में से जो है वो चला था, और अरविंद घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल की विभाजन को लागू करने की जो निर्णय की घोषणा की थी वह कब की थी? यहाँ पर बंगाल डिवीज़न की बात नहीं की जा रही कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, यहाँ पर पूछा जा रहा है बंगाल विभाजन की जो
निर्णय लिया गया था वो कब लिया गया था कि बंगाल का विभाजन होगा, इसका निर्णय कब लिया गया था। तो विभाजन का निर्णय एक्चुअली लिया गया था, हम लोग टू द पॉइंट नोट में पढ़े थे, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। उसके बाद 16 अक्टूबर को विभाजन हो गया था। और यहाँ पर डेट 19 जुलाई है, तो थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें जो होना चाहिए वो 20 जुलाई होना चाहिए। तत्कालीन गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की थी। यद्यपि कुछ स्रोतों से निर्णय की घोषणा की तिथि जो है 19 जुलाई 1905 भी प्राप्त होती है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत की जो गवर्नर थी वो थे लॉर्ड कर्जन। तो यूपी SSSC ने संशोधित उत्तर पत्रक में जो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो विकल्प बी माना है, ठीक है, यानी 19 जुलाई को जो है जो लोअर PCS का जो पेपर हुआ था वर्ष 2019 वाला, उसमें पूछा गया है, ठीक है, सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा यानी लोअर PCS में पूछा गया यह क्वेश्चन है। और क्योंकि 2019 में जो पेपर कराया गया था लोअर PCS का और यूपी SSSC के द्वारा कराया गया था, इसके पहले यूपी PCS कराता था, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन जो यानी संशोधित जो उत्तर कुंजी जारी की होगी उसमें ऑप्शन बी को लिया है। तो ये आपको याद रखना है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो उसके हिसाब से आपको क्लिक करना होगा। अगर 20 तारीख दे रखी है तो आपको 20 जुलाई ही लगाना है। अगर बाई चांस 19 जुलाई आ जाता है तो 19 जुलाई आप क्लिक कर देना, ठीक है। तो यूपी के पेपर में तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आ ही जाते, चाहे वो PCS का पेपर हो या यूपी SSSC के द्वारा कराए गए। यूपी SSSC तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अब थोड़ा बहुत इलेक्शन है तो काम जो है वो थोड़ा तेज़ी पर चल रहे हैं। बाकी आपने देखा कि क्या हाल था यूपी SSSC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल की विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल की विभाजन का जो विरोध किया गया था उसका नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग टू द पॉइंट नोट में कवर किया। अगर वीडियो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर वन लाइनर फैक्ट में काफ़ी चीज़ें जो है कवर की गई हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मात्र जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है, SN बनर्जी, कभी कभी SN बनर्जी भी आ जाएगा, तो आपको लगाना क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या SN बनर्जी ने जो है वो किया था नेतृत्व बंगाल विभाजन के विरोध। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा भी की गई, ठीक है। तो यानी 1905 16 अक्टूबर में विभाजन हुआ और विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कहाँ पर की गई, तो दिल्ली दरबार में वर्ष 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने जून 1904 ईस्वी में डरबन के बाहर किस बस्ती में नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। डरबन के बाहर, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा फिनिक्स में, ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। फिनिक्स ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने दिसंबर 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। तो गांधी जी के द्वारा पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में, और उसका नाम क्या था, फिनिक्स। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी भाप से चलने वाली जहाज यस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जो है यानी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पहुँचे थे वो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डरबन में, ठीक है।
गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज, नाम क्या रहा, यस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 1893 ईस्वी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी जी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए और 31 मई 1893 ईस्वी को रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की थी? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1919 में, यानी फरवरी 1919 ईस्वी में जो है इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी ने रौलट एक्ट या काला कानून के विरोध में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी इसके अध्यक्ष तथा इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो बीजी हनीमैन। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी जी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हिंद स्वराज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और महात्मा गांधी जी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक भी लिखी थी। वर्ष 1955 ईस्वी में यह पहली बार प्रकाशित की गई थी। कौन सी बुक? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1917 ईस्वी का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंपारण। ठीक है, तो गांधी जी का जो सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण का था वर्ष 1917 ईस्वी का। अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार में चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह से महात्मा गांधी सहित ब्रज किशोर प्रसाद, ये नाम मेंशन है, इनको याद रखने हैं, नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, राजकुमार शुक्ल, संत राउत, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और महादेव देसाई आदि जुड़े हुए थे। एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी वहाँ पर चंपारण में सत्याग्रह इन्होंने जो किया था वह किसके बुलाने पर वहाँ पर गए थे, तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। तो इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर वहाँ पर वो महात्मा गांधी जो है गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण कहाँ पर है? चंपारण जो है बिहार राज्य में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? असहयोग। तो यह कौन से अमेरिकी जीवनी लेखक रहे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लुई फिशर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जी के अमेरिकी जीवनी जो लेखक रहे लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम बन गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे और यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण भी था। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी जी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की थी जहां पर लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो भारत है कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। किसकी स्थापना के लिए जो है गांधी जी ने कहा था, सिफारिश की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आदर्श गांव। महात्मा गांधी जी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां पर लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शौकत अली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ एक और रहे व्यक्ति मेन वो रहे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और शौकत अली एवं अन्य लोग भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वर्ष ज़रूर याद रखना क्योंकि मिलान करने को भी कभी कभी आ जाता फैक्ट। तो वर्ष किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई? वर्ष 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में 1 अगस्त को की गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा भी दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। यानी ये जितने लोग भी हैं ये वकालत करते थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी घटना जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो ये घटना है बेसिकली अपने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है और आप उत्तर प्रदेश के पेपर जो है वो देने जा रहे हैं। तो यहीं से देखिए जो सिलेबस में आपके है वह यूपी स्पेशल तो पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसी चीज़ें हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी से रिलेटेड पूछ ली जाएंगी जो खासकर यूपी से रिलेटेड होंगी। तो बस आपसे समझ लीजिए उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में यूपी स्पेशल है नहीं, लेकिन इन्हीं में से चीज़ों को निकाल कर पूछ लिया जाएगा। तो चौरी चौरा जो घटना है बेसिकली यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है घटना, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और डेट यहाँ पर शायद यहाँ पर गलत है क्योंकि 4 फरवरी 1922 की घटना है। ठीक है, तो ये भी डिस्प्यूटेड ही होगा। हाँ, शहीद स्मारक चौरी चौरा घटना के अनुसार, यानी जो शहीद स्मारक वहाँ पर बनाया गया है उसके अनुसार वहाँ पर जो डेट पड़ी है मेंशन वो 4 फरवरी 1922 है। और इसी तिथि को संयुक्त प्रांत के, यानी उत्तर प्रदेश का पहला जो नाम होता था इसके उत्तर प्रदेश के पहले वो संयुक्त प्रांत था। तो यहाँ पर वही बात की जा रही, इस तिथि को संयुक्त प्रांत के यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में
चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई और भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से यह घटना जो है वो प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो डेट ये आपको याद रखना है, मिलान करने को भी आता है, वर्ष याद रखना, खासकर जो है वो 4 फरवरी 1922 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा कहाँ पर स्थित है? चौरी चौरा तो अभी पढ़कर के आए हैं, कहाँ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो अगर आपको घटना याद है कि किस वर्ष में हुई थी चौरी चौरा घटना, इसी के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, उसके बाद वापस ले लिया गया। तो इसका सही जवाब होगा फरवरी 1922। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। यानी 4 फरवरी को जो है वो चौरी चौरा का घटना हुआ, ठीक उसके एक हफ्ते बाद यानी 7-8 दिन बाद जो है इसको वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन को। ठीक है, तो 8-4-12 फरवरी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नमक कर के विरुद्ध था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके विरुद्ध था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था नमक कर के विरुद्ध। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे थे, जहां 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया। देखिए ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 12 मार्च। साथ ही कभी कभी दिन भी पूछ लेते हैं कितने दिन गांधी जी पैदल चले थे, तो 24 दिन की पैदल यात्रा थी। कितने किलोमीटर थे ये भी कभी कभी फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं तो ये भी पूछ लेते हैं, तो 390 किलोमीटर। ठीक है, जहाँ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया। और नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया, क्योंकि सरकार ने इस अति आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर जो है टैक्स लगाया जाता था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो 11 चेतावनी दी गई थी, जैसे कि 2-3 चेतावनियाँ दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि क्या सही है। पहला बात बताया जा रहा है कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करने की बात कही गई थी। दूसरा है कि भू राजस्व में 50% की कमी करना। और तीसरी बात बताई जा रही है राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। इन 11 सूत्रीय बातों में ये 3 बातें थीं क्या, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि ये जो तीनों की तीनों बातें हैं बिल्कुल सही हैं। उन 11 बातों में इन 3 बातों को भी शामिल किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया तथा वायसराय लॉर्ड इरविन की समक्ष 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा। इसमें जो मुख्यतः था वह सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनैतिक कैदियों की रिहाई और रुपए की विनिमय दर कम करना, लगान में 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी इजारेदारी एवं नमक कर को समाप्त करना आदि जो है वो मांगी शामिल थीं। इन मांगों को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कर दी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था?
तो महत्वपूर्ण वो कौन से व्यक्ति रहे जो तीनों गोल सम्मेलनों में जो है पार्टिसिपेट किए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अक्टूबर 1932 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने रैमजे मैकडोनाल्ड की नवगठित श्रमिक सरकार से मंत्रणा करने के बाद यह घोषणा की कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना था। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी घोषणा की कि वह अंग्रेज सरकार यह निश्चय किया है कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो मान लो एग्ज़ाम में आता है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से महात्मा गांधी जी ने कौन से जो है गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तीनों में किसने हिस्सा लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था? तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका है जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1904 ईस्वी में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वर्ष 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर दैट इज विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। वी.डी. सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत बना। तो अभिनव भारत के पहले जो संगठन अभिनव भारत, इसका पहला नाम क्या था? तो इसके पहले जो नाम हुआ करता था वो मित्र मेला था और मित्र मेला का ही नाम जो है बाद क्या रख दिया गया? अभिनव भारत। ठीक है, तो याद रखना कि जो मित्र मेला का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1899 ईस्वी में, और उसके बाद इस मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया। कब? वर्ष 1904 ईस्वी में। नाउ द क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? क्या कहा जाता था गुप्त समाज को? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मित्र मेला। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था और मित्र मेला की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1899 में हुई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसका स्थापना वर्ष 1900 ईस्वी भी दिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो याद रखना है 1899 आपको लगाना है अगर आता है मित्र मेला। ठीक है, क्योंकि जो घटना चक्र की बुक है वो काफ़ी अथेंटिक मानी जाती है और एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ यूपी हो या यूपी पीसीएस आयोग को ये लोग बिल्कुल निगरानी के तौर पर रहते हैं कि ये लोग किस आंसर को जो है वो संशोधित करके कौन सा अपना आंसर मान रहे हैं। तो इन घटना चक्र काफ़ी अच्छा प्रकाशन है, खासकर यूपी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दैट इज यूपी पीसीएस का हो या यूपी SSSC हो। 1904 ईस्वी में मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी।
तो याद रखना है कि मित्र मेला का जो स्थापना की गई थी मित्र मेला संगठन का वो 1899 में, और 1904 में ही अभिनव भारत जो है इसका नामकरण, यानी जो मित्र मेला था 1899 में स्थापना की गई थी, और मित्र मेला का ही नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। किस वर्ष में? वर्ष 1904 ईस्वी में, और इसी के नाम पर वो रखा गया था। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानियों दैट इज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही जवाब होगा किस वर्ष? तो वर्ष 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी, ठीक है। जो कि आजकल देखते होंगे आप सोशल मीडिया पर, जैसे कि 23 मार्च आता है तो लोग पोस्ट करना शुरू कर देते हैं कि शहीद दिवस की जो है, लोग शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को याद रखते हैं। और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 23 मार्च को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई चिट्टग्राम सत्याग्रह छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस सत्याग्रह पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गणेश घोष। चट्टगांव दलित चिट्टग्राम विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहते थे, उनके नेतृत्व में हुई थी, जिसमें चटगांव जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था, और घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ बल, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, और दूसरी ओर लोकीनाथ बल के नेतृत्व में 10 युवा क्रांतिकारियों ने सैनिक शस्त्रागार पर भी कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, यानी किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो ये ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रहे, इनकी हत्या के प्रयास के लिए जो है दी गई थी। इनका जो नाम था वो था किंग्सफोर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी उम्र में ही वह रिवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय बंगाल प्रेसिडेंस का मजिस्ट्रेट जो थे वो किंग्सफोर्ड थे, और जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इस घटना में 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं, और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो अभी पढ़ कर के आ रहे हैं, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरे और 2 महिलाओं की जो है वहाँ पर हत्या हो गई। तो इनका जो नाम रहा वो था किंग्सफोर्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अपना उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 1925 ईस्वी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। काकोरी षड्यंत्र कांड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था द्वारा 9 अगस्त 1950 ईस्वी को घटित हुआ था। ठीक है, तो याद रखना कि काकोरी कांड कब हुआ, मिलाने को भी आ जाता है, ठीक है, या डेट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी। कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। इस कांड के तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी उनको क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे लेकिन वो भाग निकले थे। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल। ठीक है, यानी हरदयाल का पूरा जो नाम है वो लाला हरदयाल, एक्सक्यूज मी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरदयाल। ठीक है, गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। तो याद रखना है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। नेता कौन थे गदर आंदोलन के? तो ये थे लाला हरदयाल। अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा संस्थापक की तो सोहन सिंह भाकना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया: लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने की कारण थी। 9 क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो अगर आप उस शहर से बिलोंग करते हैं तो उस पार्क का नाम भी जानते होंगे। तो हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद शहर की। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी है, वहीं पर ये जो है चारों तरफ से घिर गए थे और खुद को जो है इन्होंने गोली मार ली थी। इन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों के हाथों से मरना अच्छा है कि मैं खुद को गोली मार लूँ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद जो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़ कर के आए हैं। कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। अच्छा, चौरी चौरा कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। इन सारी डेटों को आपको याद रखना है। यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलते ही हैं या मिलान करने को आ जाते हैं। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे और लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद की अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। अच्छा, इलाहाबाद का नाम अब क्या है? प्रयागराज है ना। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चूज करके बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले एक क्रांतिकारी नेता नहीं थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के।
गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नरमपंथी नेताओं और समाज सुधारकों में से एक थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन और भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी नेता थे। ना तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका सही जवाब होगा भगत सिंह, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इंकलाब जिंदाबाद को नारे के रूप में लोकप्रिय भगत सिंह ने किया। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की सदस्य थे। कौन? भगत सिंह। और भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और इन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ध्यातव्य है कि इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी। तो नारा जो दिया गया था वो किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। और इसको रचना यानी किसने लिखा था? तो थे हसरत मोहानी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 13वां कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो कौन? भगत सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और वो एक क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक भी थे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर मिलान आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कांड दे रखे हैं, कुछ मामले हैं, षड्यंत्र हैं और उनसे बताना है कि कौन किससे संबंधित रहा। तो राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात की जाए तो इस षड्यंत्र के बाद उनको जो है फांसी दे दी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा कि काकोरी षड्यंत्र की मुकदमे में। ठीक है, मामले में। सूर्यसेन की अगर बात की जाए तो यह चटगांव सत्याग्रह छापा से संबंधित रहे। वहीं पे अरविंदो घोष जो संबंधित रहे वह अलीपुर बम कांड से। जबकि भगत सिंह किससे संबंधित रहे? तो लाहौर षड्यंत्र मामले से। तो इसका सही जवाब होगा यानी 1 का 2 और V का 3 और 3 का 4 होगा। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ना तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करती हुई किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद जो मृत्यु हो गई थी। 64 दिन जो है ये उपवास रहे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। वो कौन महान थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जतिन दास। कौन थे? जतिन दास। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में व्यवहार की मांग करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होंगे, वो है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। देखिए हम लोगों ने जो है टू द पॉइंट नोट अच्छे से कवर किया है। जो थ्योरी वाली जो बुक है सामान्य अध्ययन सामग्री की घटना चक्र की पहली बुक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वो चल रही सीरीज है, उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको आप लोग ज़रूर कवर करें दोस्तों। ठीक है, वो टू द पॉइंट नोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर कवर करें। उसके बाद अगर आप MCQ करते हैं तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने पढ़ा है क्या वो उसके लिए हम जो है वो हमारे काम की चीज़ें हैं या नहीं। समझ रहे हैं?
तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित देखिए, जो पार्लियामेंटू सुधार था आपका वर्ष 1909 में आया था, ठीक है, पार्लियामेंटो। और इसी को जो है वो देखने के लिए, इसी की देख रेख के लिए जो एक और अधिनियम लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो इस तरह अगर आप वहाँ पर टू द पॉइंट नोट कवर किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग वहाँ पर कवर किए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था और उस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना था। तो इस टॉपिक से दोस्तों एक ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको याद रखना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 का। और वहीं पे अगर पार्लियामेंटो की अगर बात की जाएगी तो याद रखना है 1919 का, ठीक है। इन दोनों को जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन की समय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव दैट इज भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन इसको जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह 9 अगस्त 1900 अगस्त के महीने में शुरू किया गया था, 9 अगस्त 1942। अच्छा, एक डेट और आपको याद आ रही होगी 9 अगस्त की, कौन सी थी वो था आपका काकोरी षड्यंत्र। कौन था? काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त, लेकिन ईयर कौन सा था? 1925, ठीक है। ये डेट सारी इंपॉर्टेंट होती, एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो नारा दिया था। तो अभी पढ़कर आ रहे हैं ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कौन से सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो ये भी यही चीज़ बार बार रिपीट पूछी जा रही हैं सारी चीज़ें, तो अभी पढ़ कर के आ रहे हैं कब, वर्ष 1942 में 9 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन को एक और क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो लोकनायक के रूप में जो जाना जाता है, लोक का कल्याण कौन करेंगे, इस तरह थोड़ा दिमाग में आपको याद रखना है कि लोगों का कल्याण करने वाले इस लोक में तीनों लोगों का कल्याण कौन करता है, पालनहर्ता कौन है? वो नारायण भगवान होते हैं। तो इस तरह थोड़ा याद दिमाग में रखना है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें लोकनायक के रूप में भी यानी लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही जवाब होगा, राष्ट्रपिता जो कहने वाले थे, इनको संबोधित किए थे रेडियो से, है ना, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका हर आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो ये राष्ट्रपिता यहीं पर पहली बार किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इनको पुकारा था 6 जुलाई 1944 को अपने रेडियो पर। डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रपिता किसने कहा था ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वही चीज़ बार बार पूछी जा रही एग्जाम में, तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? वही बात बार बार सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अक्टूबर 1943 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार दैट इज आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया नाम से जाना जाता है? तो एग्जाम में पूछा गया है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 कहने का मतलब लोअर PCS 2019 में पेपर में ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था और इन्होंने वर्ष 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारतीय विद्या भवन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यह भी लोअर PCS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी दैट इज के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। इनके द्वारा 1938 ईस्वी में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई। भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देना था। ना तो क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शारदा अधिनियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाल विवाह अवरोध निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम बना था, जिसमें लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह अधिनियम लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। भारतीय तिरंगे में जो ध्वज है उसमें ध्वज में जो अशोक चक्र है उसका जो रंग है वह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
गहरा नीला। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारतीय तिरंगे की चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह होता है 2:3। कहने का मतलब इसकी जो लंबाई है वह 2 के रेशियो में, और जो चौड़ाई का जो अनुपात है वो लंबाई के साथ 2:3 का है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो रेशियो है, जैसे ये तिरंगा होता है तो इस तिरंगे में जो रेशियो है वह 3 का रेशियो जो है वो लंबाई का हो जाएगा। अगर आप इस तरह लंबाई देखेंगे, अगर इस तरह देखेंगे तो 2:3 होगा। ठीक है। भारतीय तिरंगे की पट्टियाँ केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की होती हैं। अच्छा, किस रंग का क्या प्रतीक है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो सामान्य जागरूकता के पार्ट में भी जो कवर कर रखा है, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तथ्य हमने कवर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो को जो हमने थ्योरी वाले पार्ट कवर किए हैं दोस्तों, उसको ज़रूर कवर करिएगा। एग्ज़ाम में वो आपके बहुत काम आने वाले हैं सारी चीज़ें, टू द पॉइंट नोट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो याद रखना है कि 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली आया। इसकी अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव जो थे वो थे भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, और भारत संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया भारत का जो पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? 4 ऑप्शन है आपके पास, सिक्किम, पुणे, मद्रास, बॉम्बे। एक्चुअली हम जो टू द पॉइंट नोड में कवर किया है वहाँ पर तो हम लोगों ने देखा था कलकत्ता। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न ही गलत होगा। ठीक है। हाँ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का जो प्रथम डाकघर है वह 1727 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अतः यह प्रश्न जो है वो गलत दिया गया है, बाद में जो है संशोधित उत्तर डी माना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो प्रथम डाकघर है 1727 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? कौन सा सत्याग्रह है? महाड़। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वर्ष 1927 ईस्वी में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलित एवं शोषित पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित चावदर तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से संबंधित था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? तो डेट भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। इस हत्या के संबंध में बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर 18 माह की सजा दे दी गई। देश भर में भारी विरोध हुआ और तिलक काफ़ी लोकप्रिय हो गए। जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा यानी किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका भी निकाली थी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता, जबकि यह जो वर्ड है वह उर्दू का है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 1940, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 22 से 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लोअर पीसीएस की परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा याद रखना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। वर्तमान में इसकी जो कुलपति हैं वो प्रोफेसर राकेश भटनागर हैं। तो ये इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, ये सब जो है परिवर्तित होते रहते हैं। आप करंट अफेयर्स इसको कवर करना। तो याद रखना कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। ना तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यह ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट दैट इज कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों,
इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसमें से एक गलत है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन दे रखे वो सही हैं। तो जैसे कि पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन में कहा गया है कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 ईस्वी में। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भारत की राजधानी बनने का जो निर्णय लिया गया वो वर्ष 1911 में तो लिया गया, लेकिन जो है राजधानी जो बनी थी वह ऑफिशियली वर्ष 1912 में। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी मेल नहीं खाता है। बाकी जो सारे की सारे ऑप्शन हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है कि महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया। इंडिगो प्लांटर्स की यानी नील की जो खेती करते थे उनकी बारे में यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। तो बात जो है ये बिल्कुल सही है। 1917 का इनका जो है चंपारण का सत्याग्रह इनका गांधी जी का पहला वहीं से स्टार्ट हुआ था। तीसरा ऑप्शन है कि बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग, ठीक है, यानी होम रूल नियम की बात की जा रही है, जो इसकी स्थापना वर्ष 1914 ईस्वी में की थी। तो यह वर्ष 1914 में तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह वर्ष होम रूल लीग जो संबंधित है वो वर्ष 1916 से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन भी गलत दिख रहा है, यानी पहला भी गलत, तीसरा भी गलत। देखते थोड़ा आंसर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें दो आंसर जो है गलत दिए हैं। डी ऑप्शन दे रखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। तो अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में। तो ये भी बिल्कुल सही है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों, आइए। तो दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, जबकि यह निर्णय वर्ष 1912 में प्रभावी हुआ, अर्थात दिल्ली जो है 1912 में भारत की राजधानी बनी। बाल गंगाधर तिलक भारत की महान राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक और वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल की स्थापना इन्होंने की थी। अतः इस प्रश्न के विकल्प ए और सी जो है वो सही उत्तर हैं, लेकिन UPSSC ने इसको जो है इनवैलिड क्वेश्चन घोषित कर दिया। बाद में इसको जो है उसको हटा दिया था। इस तरह आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है UPSSC के द्वारा भी जो है कुछ ना कुछ गलत होते ही हो, चाहे कोई भी पेपर हो। ठीक है, यूपी का अभी तक तो यही रिकॉर्ड रहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1866 ईस्वी में भारत की संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आप सी ले लीजिए, बिपिन चंद्र, और ऑप्शन डी आप ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बिपिन चंद्र तो ये जवाहरलाल नेहरू रहे नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं रहे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। लोक नायक के नाम से किसको? तो लोक कल्याण कौन करते हैं? नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण जी। तो इस तरह हम लोग अभी पढ़ कर के आए हैं। 1886 ईस्वी में कलकत्ता, 1893 ईस्वी में लाहौर और वर्ष 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ना तो क्वेश्चन नंबर 16 है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय फौज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। रास बिहारी बोस द्वारा वर्ष 1915 ईस्वी में जापान में बस गए थे।
रासबिहारी बोस 1915 ईस्वी में जापान में बस गए थे। उन्होंने वर्ष 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 ईस्वी में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें तुरंत लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना दैट इज आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भी भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों की भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना को बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, जो कि युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले जो पहले भारतीय नेता थे वो कौन से थे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता राजा राममोहन राय थे। 1823 ईस्वी में एडम्स के प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप राजा राममोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किए। वर्ष 1927 की जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बहुकारकों का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस कॉन्सेप्ट अवधारणा का जो प्रतिपादन है वह जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने किया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, किसके द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 11 नवंबर 1918, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के निवेदन पर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वर्ष 1941 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध की जो समयावधि है वह वर्ष 1939 से 1945 तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ से शामिल नहीं था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद वर्ष 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर क्रमशः 6 एवं 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वर्ष 1965। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र POK दैट इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था।
सही जवाब होगा ऑप्शन सी एडविन लुटियंस। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे। लुटियंस द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली का उद्घाटन 1931 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। ज्ञातव्य है कि 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। इसके बाद वर्ष 1912 ईस्वी से दिल्ली का निर्माण वास्तुकार लुटियंस के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 11 यानी 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध गीत द सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल। उर्दू के प्रख्यात शायर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा नामक गीत की रचना की। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, लॉर्ड कर्जन के बंगाल की विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से एक मकसद नहीं था। बंगाल राष्ट्रीय सहायता के मूल पर हमला करना, तो यह बात बिल्कुल सही है कि मकसद था कि बंगाली जो राष्ट्रीयता है, जो एकजुटता है, उसके मूल पर हमला करना, यह उद्देश्य था। तो ये बात बिल्कुल सही है। बांटो और शासन करो, ये भी बात बिल्कुल सही है। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, कि अंग्रेज़ दिखाना चाह रहे थे बंगालियों को देखो हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऑलरेडी सब लोग जानते थे। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, हाँ तो ये हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। बेसिकली दिए गए विकल्पों में ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन के बंगाल के विभाजन की एक मकसद नहीं था। अन्य जो सभी आंसर दिए गए हैं, ठीक है, वो तो यहाँ पर क्या है कि आयोग ने यानी UPSSC आयोग ने इसका जो आंसर सही माना है वह उत्तर विकल्प डी को माना है, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए इसका आंसर कि ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन यह इनका उद्देश्य नहीं था, मकसद नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेज़ जानते थे कि हमारी जो शक्तियां हैं वो कितनी हैं, प्रदर्शित नहीं करना। तो इसका जो मेन है वो उसका सही आंसर जो होना चाहिए वो होना ये चाहिए कि सरकार की जो है प्रशासनिक भार को सहज करना। ये हो सकता है कि हम चलो इसका डिवीज़न कर दें, थोड़ा बंटवारा कर दें, अलग अलग जो है वो अपने वहाँ की जो है वो शासन संभाले लोग। लेकिन जो है क्या है कि इसका जो सही उत्तर है वो डी ही माना गया था आयोग के द्वारा, ठीक है। तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को आप टिक करके बस आपको एक बार देख लेना है, बाकी जो है रिपीट क्वेश्चन नहीं होगा। आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? सही जवाब होगा दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाथूराम गोडसे के 3 भाई दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे जो RSS के सदस्य थे। वर्ष 1932 ईस्वी में महाराष्ट्र की सांगली में नाथूराम गोडसे ने RSS के बौद्धिक कार्यवाहक के रूप में संगठन में सम्मिलित हुए। गोडसे के जो पिता थे उनका नाम था विनायक वामन राव गोडसे और उनकी माता लक्ष्मी थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन 1928 का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद
इसके जवाब में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, देश बंधु, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, दीन बंधु भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देश बंधु किसे कहा जाता था? देश बंधु, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता था? चित्तरंजन दास को। वहीं पर अगर दीन बंधु पूछा जाएगा तो ये है CF एंड्रूज को, जबकि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, मैकमोहन रेखा चाइना के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 ईस्वी में किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिमला संधि पत्र में। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच स्थित है। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि भारत और चाइना के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा, ठीक है। जबकि पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी है? तो रेड क्लिफ है। इस तरह जो है हम लोगों ने जियोग्राफी में कवर कर रखा, उसको ज़रूर कवर कीजिएगा दोस्तों। इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 ईस्वी में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जो चाइना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, कहाँ पर विश्व धर्म संसद जो कि 1893 में आयोजित हुआ था और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जा कर के हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो विश्व धर्म संसद का आयोजन जो 1893 में हुआ था दोस्तों, वह शिकागो में हुआ था। एक्सक्यूज मी, कहाँ पर हुआ था? शिकागो में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। अच्छा, महात्मा जो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 12 जनवरी को, ठीक है। कब हुआ था? 12 जनवरी को, ठीक है। जिसको कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, नहीं कि राष्ट्रीय जो युवा दिवस जो मनाया जाता है वह इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। कब? 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर रोलट एक्ट दे रखे हैं, गांधी इरविन समझौता है, मोरलेमेंटो सुधार है, इल्बर्ट विल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलान करके बताना है, ठीक है। हाँ, मिलान करना है, यानी सीरियल वाइज से अगर आप यहाँ पर बात की जा रही है, अगर आपको टाइम पीरियड फैक्चुअल पता है कौन सी ईयर में क्या हुआ था, रोलट एक्ट कब आया था, मोरलेमेंटो सुधार कब था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इल्बर्ट विल कब आया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो रोलट एक्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये वर्ष 1919 से संबंधित है, ठीक है। रोलट एक्ट जो कि जलियांवाला जो बाग नरसंहार हुआ था इसी के विरोध में हुआ था, काला कानून रोलट एक्ट, ठीक है। तो यह 1919 में, जबकि मोरलेमेंटो सुधार जिसको देखने के लिए चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 वाला, तो ये 1919 का था, ठीक है। मोरलेमेंटो कब का था? 1909 का, जबकि चेम्सफोर्ड क्या था? 1919 का। तो मोरलेमेंटो 1909 ईस्वी से हो जाएगा, जबकि अगर गांधी इरविन पैक्ट की अगर बात की जाएगी तो यह वर्ष 1931, ठीक है, 1931 में। वहीं पे अगर इल्बर्ट विल की अगर बात की जाएगी तो 1883 से संबंधित, ठीक है। तो अगर आप सीरियल वाइज मिलाएंगे तो अगर ऑप्शन को एलिमिनेट अगर आप करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले अगर आप देखेंगे
अगर आप डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे जाना चाह रहे हैं, यानी सबसे पहले कम को लेना, ईयर को लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ से देख लिए सबसे ज़्यादा। इस तरह आप मिलान करना ऑप्शन को देख करके। जैसे कि मैं सब असेंडिंग ऑर्डर में चलता हूँ, ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो 1883 से ले लीजिए सबसे पहले। 1883 के बाद 1909 आएगा, उसके बाद 1919 आएगा, फिर 31 आएगा, यानी 4 जो है पहले आ रहा है। 4 देख लीजिए कहीं बाद में है या पहले है कहीं, तो पहले ही दे रखे, यानी कि मतलब कहने का मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में लेना है, यानी जो सबसे पहले है साल में उसको सबसे पहले लेना है आपको। तो इसमें 2 ही ऑप्शन है सबसे पहले, तो आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देंगे डायरेक्ट और ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर देंगे तुरंत। तो बचा आपके पास बी और सी। बी में आप देख रहे हैं 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। आपका बन क्या रहा है, जैसे कि 1883 पहले आएगा यानी 4 हो जाएगा, उसके बाद 1909 आ रहा है यानी कि सी यानी तीसरा हो जाएगा, 4 3, उसके बाद जो है 1919 है यानी 1, उसके बाद जो है दूसरा हो जाएगा, ठीक है, 4 3 1 2, इस तरह क्रम बन रहा है। तो 4 3, 4 के बाद 3 किस में है, केवल और केवल बी में दिख रहा है, तो आप सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। बी ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है, लेकिन यहाँ पर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 के बाद 2 होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत है क्या, ये आंसर देखते हैं ज़रा दोस्तों। इसका आंसर भी थोड़ा डिस्प्यूटेड है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी, अगर यहाँ पर ऑप्शन बी की अगर ले लें तो यहाँ पर 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, ठीक है, यानी 4 हो जाएगा, 3 4 3, उसके बाद होगा आपका 1, उसके बाद 2, तो इस तरह आपका ऑप्शन बी हो जाता, ठीक है। तो ये डिस्प्यूटेड है, बाकी आपको ईयर कंठस्थ कर लेना है, ठीक है, ईयर से रिलेटेड यहाँ पर मिलाने को आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 है कि भारत में यातायात व्यवस्था दैट इज ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय जो है वह किसको जाता है, मुगल शासकों को कि डच को या भारतीय शासकों को या ब्रिटिश शासकों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासक। भारत में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई। रेलवे इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिख रहा है कि बलदेव सिंह अंतरिम सरकार की सदस्य स्वतंत्र भारत की जो है पहली सरकार में किसके प्रमुख थे, तो यह रक्षा के प्रमुख थे, ठीक है, यानी रक्षा मंत्री रहे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में बलदेव सिंह, ठीक है। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जबकि सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, अरुणा आसिफ अली रेल मंत्री और लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। अंतिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, तो इसका नाम जो था वह था लाल कुर्ती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, 1928 की बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सूरत के बारदौली तालुके में वर्ष 1928 ईस्वी में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। बारदौली सत्याग्रह के समय में ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
प्रदान की थी। तो याद रखना है कि बारदोली जो सत्याग्रह रहा उसी में जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था सरदार की उपाधि। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? व्हाट इज़ करेक्ट आंसर? 2 अक्टूबर, 24 सितंबर है, 26 अक्टूबर भी है, 14 नवंबर है, लेकिन 26 अक्टूबर नहीं दिख रहा, 24 ही अक्टूबर है इसमें, तो ये भी डिस्प्यूटेड ही लग रहा है। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी डिस्प्यूटेड है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब? 26 अक्टूबर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, 24 दिया है। तो 24 अक्टूबर को सम्मिलित हुई थी, जिसमें से कुछ के नाम जो है जैसे कि लियाकत अली खां को वित्त विभाग, आई चुंदरीगर वाणिज्य विभाग, वहीं पे अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग, जबकि जोगेंद्र नाथ को मंडल जो है जोगीनाथ मंडल को विधि यानी कानून का डिपार्टमेंट दिया गया था। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लीमेंट एटली ने, जो कि वर्तमान उस समय जो भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ये लेबर पार्टी के वहाँ पर शासक यानी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, लेबर पार्टी से जुड़े थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ लेते हैं कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि अंग्रेज़ 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। क्लेमेंट एटली का कार्यकाल 1945 से वर्ष 1951 तक था। वे जो है लेबर पार्टी से जुड़े थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा दैट इज ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद से। ठीक है, 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद से दिया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को इसका गठन हुआ और इस वर्ष अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे, जबकि C.H. भाभा के पास कार्य खान एवं बंदरगाह तथा C. राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्रमांक रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उस सिलेबस पर आधारित हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा, इसके साथ हम लोग समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका सिलेबस क्रमांक 3, जो कि भारतीय विश्व का भूगोल से संबंधित होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटा जो है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।